तो आज हमारे पास में ये टाटा नैनो LX मॉडल, और इसके अंदर एसी आता था भाई साहब। ये इतनी धूप में आप एसी में बैठ सकते हो इस गाड़ी के अंदर। अभी मैंने गाड़ी चालू कर रखी है, अंदर एसी चल रहा है और एसी इसका बहुत कमाल का था। तो आज हम इस गाड़ी के बारे में बात करने वाले हैं कि क्या क्या फ़ीचर्स आते थे, कैसी ये गाड़ी थी और आज भी लोग इसको क्यों ढूंढ रहे हैं सेकेंड हैंड मार्केट में ख़रीदने के लिए। वो सारी बातें आज हम इस वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये गाड़ी के अंदर 600 सीसी के आसपास का 2 सिलेंडर का इंजन आता था। इसके अंदर रियर व्हील ड्राइव आती थी, जो बड़ी बड़ी स्पोर्ट्स कार में आती है रियर व्हील ड्राइव आता था इसके अंदर, लेकिन आप उसको कंपेयर नहीं कर सकते हो। बेसिकली ये जो है कॉस्ट कटिंग और उन सब चीज़ों के लिए उन्होंने पीछे ही इंजन डाला और डायरेक्टली टायर के ऊपर माउंट कर दिया। तो सबसे पहले इसके एक्सटीरियर की बात कर लेते हैं, फिर इसके इंटीरियर की भी बात कर लेंगे और आज भी लोग इसको क्यों ख़रीदना चाहते हैं सेकेंड हैंड मार्केट में, ये भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको दिख जाता है इसका फेस, और इसका फेस काफ़ी स्माइली सा है और जो लेटेस्ट जनरेशन आई थी उसमें तो ग्रिल भी स्माइली मतलब शेप की थी। तो यहाँ पे आप देखोगे तो सबसे पहले इसकी बड़ी बड़ी जो हेडलाइट्स है वो दिखती है आपको। ये काफ़ी अच्छा थ्रो है इनका, मतलब आपने अगर इसका बल्ब चेंज करवा लिया तो बहुत ही बढ़िया थ्रो हो जाता, लेकिन जो स्टॉक आते हैं बल्ब उसके साथ भी इसका थ्रो बहुत अच्छा है, काफ़ी गाड़ियों से ज़्यादा अच्छा थ्रो है इसका, क्योंकि इसके जो हाउसिंग है वो काफ़ी बड़ी है। उसके बाद में आपको फ्रंट में इसमें इंजन नहीं मिलता है, तो आप देखोगे तो बोनट इसका बहुत स्लांट है, वहाँ से लेके एकदम स्ट्रेट। स्मार्ट कार का शेप जो है उसको बोल सकते हैं कहीं ना कहीं, लेकिन उस टाइम पे शायद लोगों को इसका शेप भी पसंद नहीं आया। और उसके बाद में आपको यहाँ पे फॉग लैम्प मिल जाता है। ये 2012 का LX मॉडल है, तो इसमें फॉग लैम्प्स भी मिल जाते थे आपको, हेडलाइट्स मिल जाती है, टर्निंग इंडिकेटर हेडलाइट के साथ है। यहाँ पे बॉडी माउंटेड जो है वो टर्न इंडिकेटर दिए हुए हैं। और उसके बाद में यहाँ पे आपको बॉडी कलर जो है साइड ग्लास भी मिल जाता था। यहाँ पे जो ग्लास का एरिया है वो काफ़ी बड़ा है, तो अंदर बैठने में ना ऐसा नहीं लगता कि आप कोई छोटी गाड़ी में बैठे हो, क्लास्ट्रोफोबिक फील कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं लगता है। काफ़ी एयरी फीलिंग। पीछे का भी जो ग्लास देखोगे आप काफ़ी बड़ा है। इसमें एक चीज़ है, आपको बूट नहीं मिलता है, ये आपको पता ही होगा। इसके बाद में जो लेटेस्ट जनरेशन आई थी उसमें बूट देने लग गए थे वो, लेकिन पहले उन्होंने नहीं दिया था क्योंकि इस गाड़ी को कॉस्ट एफिशिएंट बनाना था। तो काफ़ी सारी चीज़ें उन लोगों ने उस टाइम पे कट डाउन कर दी थी, लेकिन बाद में ऐड कर दी थी। अब इसकी जो लाइट्स है, टेल लाइट्स आप देखो बढ़िया दिखती है, लेकिन कहीं ना कहीं ये इंडिका की याद दिलाती है, पुरानी इंडिका जो आती थी, लेकिन अच्छी दिखती है। ओवरऑल गाड़ी जो है पीछे से भी बढ़िया दिखती है, टॉल दिखती है। उसके बाद में यहाँ पे आपको इंजन मिल जाता है, पीछे इंजन कूलिंग के लिए ग्रिल भी दी हुई है बहुत बड़ी सी। एक नीचे जो है फॉग लाइट दी हुई है यहाँ पे, और एग्जॉस्ट टिप वहाँ पे आपको मिल जाता है। बाद में जो टायर मिलता है आपको वो पीछे और आगे दोनों अलग अलग साइजेस के मिलते हैं। तो देखिए इसमें अभी डला हुआ है 145/80R12, मतलब 12 इंच की ये जो है डिस्क है। और ये जो कवर है ये बहुत स्मार्टली जो है इन्होंने लगाया हुआ है इस गाड़ी के अंदर, क्योंकि ये बोल्ट में कस जाता है। अब जो दूसरी गाड़ियाँ आती है उसमें आप देखोगे कि वो निकल के भी चले जाता है, लेकिन इसमें से ये नहीं निकल सकता क्योंकि ये बोल्ट में जो है वो फिक्स किया हुआ है, तो ये निकल नहीं सकता जब तक आप इसके बोल्ट नहीं ओपन करोगे। तो बहुत बढ़िया डिज़ाइन है ये। आगे का जो प्रोफाइल का सेक्शन है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे डला हुआ है 135/70R12। उसके बाद में पीछे आप देखोगे तो यहाँ पे नैनो की बैजिंग है, LX मॉडल है ये। और जो CX आता था उसमें बम्पर जो है वो ब्लैक कलर के आते थे, बॉडी कलर नहीं आते थे। उसके बाद में जो जनरेशन चेंज हुई, ट्विस्ट वगैरह आए, उसमें काफ़ी सारे फीचर्स भी ऐड करे उन्होंने। और लास्ट वाला जो मॉडल आया था उसमें तो आगे का पूरा फेशिया ही चेंज कर दिया था और काफ़ी स्मार्ट लगती थी वो गाड़ी, लेकिन वो ज़्यादा बिकी नहीं। अब जब एक्सटीरियर की बात कर ही रहे हैं तो इसका जो बोनट है वो भी ओपन करके देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हमें मिलती थी। यहाँ पे से हम उसको ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे इसका ये नॉब आता था, इसको खींचना पड़ता है, और ये खींचने के बाद में यहाँ से आपको इसको ओपन, एक मिनट, यहाँ से आप इसको ओपन कर सकते हो। ये हमने ऊपर कर दिया है और यहाँ पे इसको होल्ड कर लेता है ये रॉड से अच्छे से। उसके बाद में आपको ये एक्स्ट्रा टायर की जो है जगह मिल जाती है, यहाँ पे आप रख सकते हो आराम से, इतनी जगह है इसमें। इसके अलावा ज़्यादा कोई जगह है नहीं। यहाँ पे आपको रेडिएटर जो है यहाँ देखने को मिल जाता है, और फ्यूल का कैप जो है यहाँ पे, मतलब आपको फ्यूल डलवाना हो तो ये ओपन करना ही करना पड़ता है। अब देखो ये गाड़ी के अंदर देखो रस्ट आ गई है, और बहुत ज़्यादा रस्टिंग आ गई है, ये देखो। अब पता नहीं इसके कारण क्या है, या हमारी गाड़ी में ही हुआ है या सभी गाड़ियों में। मैं ज़्यादातर नैनो में तो देखा है कि रस्टिंग आना चालू हो जाती है, और ये देखो ये बॉडी के अंदर भी रस्टिंग आने लग गई है। तो ये रस्टिंग काफ़ी ज़्यादा पकड़ ली है इस गाड़ी ने, जिस हिसाब से इसको टाइम हुआ है। 2012 का ये मॉडल है, लेकिन रस्टिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो ये आगे की स्टोरेज की बात, इसमें आप अपना बैग वैग तो कुछ रख नहीं सकते हो। पीछे इसमें ज़रूर जगह है, लोगों को लगता है इसमें डिक्की है ही नहीं, लेकिन डिक्की है, लेकिन उसको खोलने का तरीका बहुत अलग है। यहाँ से आप जाओगे, इसके अंदर एक स्ट्रैप होता था जो कि टूट गया है, इसको रस्सी से हमने बांध दिया है। यहाँ पे इसको ओपन करता हूँ,
काफ़ी ताकत लगानी पड़ती है। उसके बाद में ये स्पेस आपको मिल जाता था, तो यहाँ पे आराम से आपके 2 छोटे सूटकेस वगैरह तो आ सकते हैं। मतलब डेप्थ में ज़्यादा नहीं है, लेकिन ऐसे लंबाई में काफ़ी स्पेस है, तो यहाँ पे आप अपना सामान रख सकते हो। अभी तो बहुत सारा अटाला रखा हुआ है, लेकिन हाँ, यहाँ सामान रख सकते हो आप, और इसको बंद कर सकते हो, और 4 लोग आप आराम से इसमें बैठ सकते हैं। अब चलते हैं अंदर की साइड, और अंदर देखते हैं इसमें क्या क्या फ़ीचर्स हमें उस टाइम पे मिलते थे। सबसे पहले तो यहाँ पे सेंटर लॉकिंग हमें मिलती थी। अब ये गेट के अंदर कुछ काम हुआ था, इसलिए इसको बॉडी कलर्ड नहीं है ये जो हैंडल है इसका, लेकिन सब गाड़ियों में बॉडी कलर्ड आता था एलेक्स के अंदर। अब अंदर आने के बाद कार का गेट जो है वो बंद कर लेते हैं। कांच यहाँ पे लगे हुए हैं। अब इस गाड़ी को मैं चालू करता हूँ, क्योंकि इस गाड़ी में है भाई साहब AC। ये मैंने चालू कर लिया है, इसको 1 पे रखा है। सबसे पहले राइट साइड में बात कर लेते हैं, ड्राइवर साइड में हमको क्या क्या चीज़ें मिलती है। एक AC का वेंट मिल जाता है। उसके बाद में ये जो डोर है बेसिकली ये डोर ओपनर है, और यहाँ पे से आप लॉक कर सकते हो। ये ग्रैब हैंडल है, और उसके बाद में ये जो है ये आप कुछ स्टोरेज है, मतलब ये स्टोरेज भी नहीं, मैगज़ीन होल्डर ही बोलूँगा मैं इसको। तो वो डोर के अंदर आप मैगज़ीन को रख सकते हो वहाँ पे। उसके बाद में ये मैंने AC वेंट बता दिया आपको, और यहाँ पे ये इसका जो फ्रंट का बोनट है उसका ओपनर है, यहाँ से खींच के आप ओपन कर सकते हो। ये प्लास्टिक का पार्ट पता नहीं क्यों है, इसमें कुछ ऑप्शन नहीं है यहाँ पे। और स्टीयरिंग में आपको बता दूं कि बेसिक सा स्टीयरिंग व्हील है, हॉर्न वगैरह का यहाँ पे कंट्रोल दिया हुआ है, एयरबैग वगैरह कुछ भी नहीं है। और ये पावर स्टीयरिंग नहीं आता था, ये मैनुअल स्टीयरिंग है, तो काफ़ी हार्ड हो जाता है ये अगर आपको खड़ी गाड़ी में इसको मोड़ना है। यहाँ पे आप ऊपर देखोगे तो ये हज़ार्ड का स्विच है, इसको ऊपर करते थे और ये हज़ार्ड लैम्प चालू हो जाते थे हमारे। यहाँ राइट साइड में आप देखोगे तो ये स्टॉक है। अब इसके अंदर फॉग लाइट का भी कंट्रोल है, आगे के हेडलैम्प का कंट्रोल है, इंडिकेटर जो है उसका कंट्रोल है। लेफ़्ट साइड में आ जाते हैं यहाँ पे, तो वाइपर के जो हैं ये कंट्रोल है, ऑन ऑफ कर सकते हो आप, स्पीड जो है उसकी एडजस्ट कर सकते हो। और यहाँ पे सेंटर कंसोल दिया हुआ है आपको, यहाँ स्पीडोमीटर वगैरह कुछ भी नहीं है, स्टोरेज है दोनों तरफ, और ये सेंटर में आपको कंसोल दिया हुआ है। हम यहाँ पे आप देखोगे तो आपको स्पीडोमीटर दिख जाएगा जो कि 120 तक है। ये गाड़ी जाती है 105 तक, 105 तक जाती है, शायद मैंने भगाई है इसको। 105 से ज़्यादा ये नहीं चलती है, 105 तक ही जाती है। उसके ऊपर शायद लॉक वगैरह कुछ लगा हुआ है। और यहाँ पे आप देखोगे तो 1,00,000 किलोमीटर ये गाड़ी चल चुकी है, 1,04,036 किलोमीटर जो है ये गाड़ी चल चुकी है। और फ्यूल का आपको इंडिकेटर दिखाता है। उसके बाद में ये स्टॉक है जो कि ट्रिप को रीसेट आप कर सकते हो, ये आपको कंट्रोल दिया हुआ है, इसको ट्रिप को आप रीसेट वगैरह और सेट वगैरह कर सकते हो वहाँ पे। उसके अलावा आपको इंडिकेशंस मिल जाते हैं जो इंजन वगैरह का होते हैं, वो सब चीज़ें। इसके बाद में आप देखोगे तो यहाँ पे आपको 2 AC के वेंट्स मिल जाते हैं, और यहाँ पे AC के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। 3 बेसिकली नॉब मिलते हैं, एक तो टेम्परेचर का है, एक फ़ैन की स्पीड का है, एक आपको कहाँ पे हवा चाहिए बेसिकली वो मोड आप डिसाइड कर सकते हो। उसके बाद में आपको यहाँ पे मिल जाता है गाड़ी के बाहर की हवा आपको चाहिए या गाड़ी के अंदर का सर्कुलेशन चाहिए। फिर AC का एक बटन दिया हुआ है, यहाँ पे AC ऑन या ऑफ हो जाता है। उसके बाद में नीचे आप स्टीरियो अपना लगा सकते थे, लेटर स्टेज में यहाँ पे कंपनी से लगा हुआ भी आता था, लेकिन आप अलग से बाहर से भी लगा सकते थे। ये जो पुराने स्टाइल के स्टीरियो आते थे वो आप लगा सकते हो यहाँ पे। उसके अलावा वहाँ पे एक AC वेंट है। बीच में आप देखोगे तो यहाँ पे ये कुछ कप होल्डर दिए हुए हैं, फिर एक ये चार्जिंग सॉकेट जो है वो दिया हुआ है। उसके बाद में यहाँ पे आप देखोगे तो ये 2 पावर बटन दिए हुए हैं पावर विंडो के लिए। अब यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हो दोनों साइड के विंडोज़ को। और ये मैनुअल कार है, इसलिए इसके अंदर आपको गियर लीवर देखने को मिल जाएगा। 1 2 3 4 गियर्स हैं, और एक रिवर्स का है यहाँ पे। और ये गियर जो है काफ़ी, मतलब ऐसा लगा नहीं मेरे को कि कुछ दिक्कत आई हो मेरे को इसको यूज़ करने में, कभी भी ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे थोड़ी सी स्टोरेज है कॉइन वगैरह की। ये कस्टम जुगाड़ है, ये मतलब बाहर से हमने करवाया था। और उसके बाद में यहाँ पे ये बॉटल होल्डर भी बाहर से लगवाया था। ये हैंडरेस्ट जो है आता नहीं था, तो ये बेसिकली हमने बाहर से लगवाया। इसको इग्नोर कर दो, ये आएगा नहीं स्टॉक गाड़ी के अंदर। यहाँ पे आपको जो IRBM मिलता है उसके अंदर डिमिंग का ऑप्शन यहाँ मिल जाता है कि आप डिम कर सकते हो, ऑटो डिमिंग नहीं है। उसके बाद में यहाँ पे आपको लाइट मिल जाती है ऑफ, डोर और ऑन की ये। उसके बाद में यहाँ पे आपको ये सनशेड मिल जाते हैं। यहाँ पे चारों साइड में आपको लॉक अनलॉक के ये बटन दिए हुए हैं। और विंडो काफ़ी बड़ी है, यहाँ पे भी जो ये ग्लास पैनल दिया हुआ है इससे भी विजिबिलिटी अच्छी हो जाती है, क्योंकि ये पिलर देखोगे ना तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। अगर ये हाइट हो जाएगा तो ब्लाइंड स्पॉट बहुत बड़ा बनेगा। और यहाँ पे अंदर देखोगे आप तो ये जो डोर पैनल है ये सिर्फ यहाँ से है, उसके अलावा ये बॉडी कलर आपको दिखता है गाड़ी में, तो आपको याद रहता है कि आप कौन से कलर की गाड़ी में बैठे हो बेसिकली। अब मैं आ गया हूँ पैसेंजर साइड पर, और यहाँ पर मैं अपनी हाइट के हिसाब से सीट को एडजस्ट कर लेता हूँ, और ये मैंने कर ली है ऑलमोस्ट उतनी है। उधर भी मुझे इतनी जगह चाहिए थी, इधर भी इतनी चाहिए। अब मैं पीछे चलता हूँ, पीछे देखता हूँ कि कितनी स्पेस है इसमें।
तो अब पीछे आ गए हैं और पीछे एकदम बहुत ज़्यादा कंजेशन नहीं है, बस अगर मेरी हाइट से ज़्यादा कोई बंदा बैठता है तो हो सकता है कि कंजेशन फील हो पीछे, लेकिन हाँ स्पेस है काफ़ी। और इस गाड़ी के अंदर आपको पीछे यहाँ पे डोर हैंडल जो है, मतलब पावर विंडो नहीं मिलती थी, ये मैनुअली आपको विंडो को ऊपर या नीचे करना पड़ता था। और इस गाड़ी के अंदर आपको जो सीटिंग मिलती है ना, वो चेयर टाइप सीटिंग है। चेयर टाइप मतलब कि आपके जो लेग्स हैं वो ऐसे मुड़ के और ऊपर नहीं आते हैं। बहुत सारी गाड़ियों में ना फ्लोर बोर्ड जो है वो थोड़ा सा ऊपर होता है, सीटिंग नीचे होती है, तो आपके घुट्टे जो है ऐसे फोल्ड होते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। तो आप लॉन्ग ट्रिप्स के ऊपर भी आराम से बैठ सकते हो। तो अब आ गए हम इस गाड़ी के अंदर ड्राइविंग सीट पे और अब इसको चलाते हैं थोड़ा सा। पीछे के जो टायर्स हैं इसके सिर्फ वही पावर करते हैं, आगे के टायर्स में कोई पावर नहीं है इसमें, क्योंकि रियर व्हील ड्राइव है, इंजन भी पीछे ही माउंटेड है, इस वजह से जो पीछे के टायर है वही इसमें पावर करते हैं। और इस गाड़ी को ना चलाने में बहुत मज़ा आता है, ये एकदम फन टू ड्राइव कार है। इसको कहीं भी चलाओ, कच्चे में चलाओ, रोड पे चलाओ, काफ़ी मज़ा आता है। कहीं अटकने जैसी सिचुएशन नहीं होती है, मतलब हालांकि आप अगर खेत में कीचड़ से बड़े खेत में डाल दोगे तो फिर तो अटकना पक्का है, लेकिन उसके अलावा आपको ऐसा कहीं फंसने जैसी फीलिंग इसमें कहीं आती नहीं है। आपको कॉन्फिडेंस भी रहता है कि हाँ ये गाड़ी निकल जाएगी। अब जैसे ये सामने आपको ये थोड़ा सा ऊंचा सा पहाड़ टाइप्स दिख रहा है, पहाड़ तो नहीं बोलूँगा लेकिन हाँ ये चढ़ाई है, तो यहाँ से हम उस साइड में जाएंगे। अब यहाँ पे पीछे गाड़ी तो नहीं आ रही है, कोई नहीं आ रही है, तो ये देखो ईजीली चढ़ जाती है, ऐसा कोई एकदम बहुत ज़्यादा लोड वगैरह ऐसा कुछ नहीं आता है। और बाकी गाड़ी चलने में तो बढ़िया ही है। और इस गाड़ी को चलाते टाइम आपको सब दूर का एकदम क्लियर व्यू मिलता है, चारों तरफ आप देख सकते हो। तो लोग इस गाड़ी को आज भी बहुत पसंद करते हैं। उस टाइम जब ये लॉन्च हुई थी तब तो इतनी नहीं बिकी, इसकी सेल्स इतनी ज़्यादा नहीं हुई, लेकिन आज के टाइम में लोगों को इसकी अहमियत समझ में आई। 4 सीट्स, एसी वगैरह, और गाड़ी बहुत कॉम्पैक्ट है, शहर के हिसाब से बहुत ही बढ़िया गाड़ी है। वैसे लॉन्ग ड्राइव पे भी आप इसको ले जा सकते हो, लेकिन शहर के हिसाब से तो एक नंबर चॉइस है ये। लेकिन इसमें एक चीज़ मुझे बहुत ही बेकार लगी, वो है इसकी रस्टिंग वाले इशू। ये रस्टिंग जो है इस गाड़ी में पूरी जगह आ रही है, हर जगह आ रही है। तो अगर आप 2026 में सेकेंड हैंड मार्केट में इस गाड़ी को परचेज़ करने जाते हो तो आप ये ध्यान रखना कि उसकी जो बॉडी है उसमें रस्टिंग ना हो, और कोशिश करना कि इसका जो नया जनरेशन है वो आप परचेज़ करो, क्योंकि इसके अंदर पावर स्टीयरिंग में नहीं आता था, वो नए जनरेशन में आपको पावर स्टीयरिंग मिल जाएगा। बूट को आप पीछे से ओपन कर सकते हो, इसमें अंदर से ही करना पड़ता है। बाकी जो चीज़ें हैं इस गाड़ी के अंदर वो ऑलमोस्ट सिमिलर है, लेकिन नई जनरेशन में ये जो रस्टिंग वाले चांसेस है आपके वो काफ़ी कम हो जाएंगे। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक कर दो, चैनल को कर लो सब्सक्राइब, और अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो कमेंट करके बताओ आपके क्या क्वेश्चंस हैं। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।